जिस टाइम पे आपने इंटरव्यू दिया था, क्या लोग अवेयर थे इस जॉब के बारे में? मुझे शादी होने के बाद एक बार मेरी मदर इन लॉ ने बताया एयर इंडिया के लिए उन्होंने अपीयर किया था एयर होस्टेस के इंटरव्यू के लिए। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी बात है जो लोगों की रिजेक्शन हो जाती है। यू नेवर नो व्हेन इज योर डे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे यहाँ दिल्ली से उठा के दोहा ले जाएंगे। तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं इंटरव्यू में कि व्हाट यू नो अबाउट कटवर एयरवेज? तो देन यू कैन डू एनी मिनी माइनर मोर एंड देन यू कैन जस्ट टेक तो आपने भी यही किया फिर? मैंने कुछ आंसर्स में किया, मैंने वो किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दैट वाज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी समथिंग। तो जब तक पेरेंट्स आप पे बिलीव नहीं करते ना, तब तक ये आपका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी शीतल झा। स्वागत है आपका फ्लाईकास्ट के एक नए एपिसोड में। क्या आप लोग भी मेरी तरह यही सोचते हैं कि आज से 10-15 साल पहले इंटरव्यूज होते कैसे थे? आजकल तो हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने। उस टाइम पे क्या कंपटीशन था? तो आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब लेते हैं आज परम मैम से इस वीडियो में। सो मैम, जिस टाइम पे आपने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे क्या कंपटीशन था? मतलब कितने बच्चे आते थे? क्या लोग अवेयर थे इस जॉब के बारे में? क्या लोगों को पता था एयर होस्टेस के बारे में? मेरा तो बचपन का सपना था, लेकिन मुझे शादी होने के बाद एक बार मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि उन्होंने भी एक बार अपने टाइम में कैबिन क्रू का इंटरव्यू दिया था एयर इंडिया के लिए, उन्होंने अपीयर किया था एयर होस्टेस के इंटरव्यू के लिए। तो अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरेशन से ही ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग बनना चाहते हैं, क्योंकि ना केवल ये आपको बहुत ही अर्ली एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, बट इसके साथ साथ जो आपको लग्जरीज मिलती हैं, दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो आप कितना 5 स्टार होटल में जाना या कितनी वेकेशंस इन अ मंथ और इन एन ईयर अफोर्ड करेंगे? शायद नहीं करेंगे। तो वही चीज है जो मुझे लगता है कि इस ग्लैमरस इंडस्ट्री की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो कंपटीशन, मुझे लगता है मैंने 3 जनरेशन की बात कर ली ऑलमोस्ट। तुम्हारी मेरी एज में 15 साल का डिफरेंस हो गई। तो मेरी मदर इन लॉ, फिर मैं और फिर हम, तो people are attracted towards this industry and the industry has evolved around a lot. Competition was there, I think, when she must have appeared. Competition was there when I appeared. मुझे क्लियरली याद है जब मैं कतेविस के रिज्यूमे सबमिशन के लिए गई थी, सो एक बहुत बड़ा हॉल था विच वॉज फुल ऑफ कैंडिडेट्स। इट वॉज लाइक अ पीवीआर। सो फ्रंट रो से लेके और पीछे तक आप देखो, इट वॉज ऑल फुल ऑफ कैंडिडेट्स। तो कॉम्पिटिशन तब भी था और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो गया ये देख के कि मेरे साथ में जो बैठी थी लड़की वो थी स्पाइस जेट की क्रू। तो जब उसने मुझे बताया शी इज ऑलरेडी फ्लाइंग विद स्पाइस जेट, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन। मुझे लगा भाई ये तो फ्लाइंग एक्सपीरियंस करके आई है, आई एम अ फ्रेशर, आई डोंट थिंक सो आई विल मेक इट टुडे। क्योंकि इंटरव्यू में यही होता है, हम अपने आप को तो देख नहीं सकते और हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने आप को लेके, लेकिन बाकी सब हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है यार ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है और ये सारे ही अच्छे लग रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं खुद को ही सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यार मेरी तो सिलेक्शन नहीं हो सकती। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी बात है जो लोगों की रिजेक्शन हो जाती है, वो फंबल कर देते हैं क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि आप खुद को तो नहीं देख पाते, दूसरों को देखते हो, तो फिर आपको हर कोई अपने से बेटर ही लगता है। तो बट अच्छी चीज ये थी, मैंने डिस्पाइट दैट आई वेंट और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कॉल आएगी, बट आई स्टिल गॉट इट। तो इससे मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि यू नेवर नो व्हेन इज योर डे। डोंट लुक एट इट लाइक people are coming with the huge experiences behind. Freshers are also invited in this industry, so they are also welcome. तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं से जीरो से ही स्टार्ट किया होगा। आई वॉज अ नॉन फ्लायर वन डे, बट टुडे आई हैव एन एक्सपीरियंस। तो क्योंकि अगर आपके अंदर क्वालिटीज एंड स्किल्स हैं, देन यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी। तो सबको तो ये जो आपका फर्स्ट राउंड तो हमें पता है, रिज्यूमे सबमिशन, उसके बाद कैसे गए राउंड्स और आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? आई एम श्योर बहुत एक्साइटमेंट होगी आपको एक दिन पहले कि कल तो मेरा इंटरव्यू है, और क्या क्या आपने प्रिपेयर किया एक दिन पहले इंटरव्यूज में जाने से पहले? शीतल, मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कदे में ज्वाइन करने से पहले आई वाज अ ग्राउंड स्टाफ विद कम्बाटा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं टू ऑल द इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो वो क्या करते हैं, अपने पे स्केल्स पे ग्राउंड स्टाफ हायर करते हैं और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजनेस एक्सपेंशन नहीं चाहती हैं, उनको इजी कन्वीनियंटली उनके डिपार्चर्स एंड अराइवल और जो ऑपरेशंस होते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर
उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, उसके लिए ग्राउंड स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उसमें काम करती थी, बट बिकॉज आई वॉज अ गुड क्वालिटी कैंडिडेट, सो आई वॉज एक्चुअली वर्किंग एज अ डेडिकेटेड स्टाफ फॉर एतिहाद एयरवेज। सो आई यूज टू टेक केयर ऑफ एतिहाद एयरवेज ऑपरेशंस। सो मैं पहले ही वर्किंग थी। एतिहाद की फ्लाइट रात को लेट आती थी। आई थिंक उनकी 3 बजे के आसपास फ्लाइट का 3:15 का अराइवल होता था एंड 4:45 का डिपार्चर होता था दिल्ली से। टर्मिनल 2 होता था उस टाइम पे, टर्मिनल 3 भी नहीं था। टर्मिनल 3 बहुत बाद में बना, पहले हमारा ओल्ड एयरपोर्ट होता था। तो टर्मिनल 2 से उनका डिपार्चर होता था। तो मैं घर वापस आती थी आई थिंक सुबह 6:30-7 बजे, और मैं जाती थी शाम को घर से 10:30 10 साढ़े 10 बजे। 12 बजे की हमारी रिपोर्टिंग होती थी। तो नाइट शिफ्ट्स करती थी, तो हार्डली आई यूज टू गेट एनी टाइम। सुबह आते थे और सो जाते थे, शाम को फिर उठते थे, फिर चले जाते थे। पेरेंट्स भी परेशान थे कि बनना तो क्रू चाहते थे, अब ये क्या कर रहे हैं बच्चे अपनी लाइफ में। वेट लूज होना स्टार्ट हो गया था, डार्क सर्कल्स आने स्टार्ट हो गए थे। हमने घर पे न्यूज़पेपर लगवाया था, एचटी मिंट जो ट्यूसडे को आता है, और टाइम एसन जो वेंसडे को आता है। तो ये 2 ऐसे न्यूज़पेपर थे जिसके अंदर 2 ही दिन आता है पूरे महीने में। ये 2 ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जिनके अंदर आपको ओपनिंग्स आती हैं, बीट हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एयरलाइंस। तो पहले ऐसा होता था क्योंकि सोशल मीडिया इतना फेमस नहीं था, पॉपुलर नहीं था, तो जो वैकेंसीज आती थी वो ज्यादातर उन न्यूज़पेपर के अंदर आती थी। अब तो सोशल मीडिया ही इतना पॉपुलर है और एक फ्री प्लेटफॉर्म है एयरलाइंस के लिए भी अपनी वैकेंसीज को पोस्ट करने का, और उसके बाद कई ऐसे एजुकेटर्स हैं जो उन वैकेंसीज को वहां से कॉपी करते हैं और अपने सोशल मीडिया पे भी उसको पॉपुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आजकल वैकेंसीज पता चलती हैं। पहले न्यूज़पेपर ही आता था। तो मेरे फादर ने, मुझे याद है मैं एक दिन नाइट शिफ्ट करके आई और मेरे फादर ने ओपनिंग देखी, और उन्होंने नाम भी नहीं पता था, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो उन्होंने कहा कोई कतर है और कैबिन क्रू का इंटरव्यू है, तो देने जाना है। मैंने कहा हाँ चले जाएंगे, अब कोर्स किया है और ऑलरेडी ग्राउंड स्टाफ जॉब कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं पता था और आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया और आप चले गए इंटरव्यू देने? मैं सिर्फ चली गई क्योंकि मुझे था कि जैसे जो होगा तो देखा आपको ये भी नहीं पता था कि कहाँ की एयरलाइन है, कहाँ जाना पड़ेगा रहने के लिए, कहाँ से जॉब शुरू करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ दिल्ली से उठा के दोहा ले जाएंगे। तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं इंटरव्यू में कि व्हाट डू यू नो अबाउट कतर एयरवेज? नो, नॉट एट ऑल। ज्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस जो होती हैं वो पहले आपको अपनी प्रेजेंटेशंस देती हैं। दे आर प्रीटी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद यू। तो उन्होंने तो प्रेजेंटेशंस दी थी हमें एक्सप्लेन किया अबाउट कतर एयरवेज एज एन एयरलाइन, अबाउट द वर्क कल्चर, अबाउट द स्टेट ऑफ कतर एज अ कंट्री, explained us about the job profile they are looking forward for and what are the benefits that we are going to get and lot of other things which मुझे लगता है आधी से ज्यादा मैं भूल चुकी हूँ जो चीजें उन्होंने बताई होगी, बिकॉज मेरे एक्साइटमेंट बैक ऑफ द माइंड तो मुझे यही था कि बस जॉब लग जाए, बाकी सब चीजें ठीक है हम बाद में देख लेंगे, जॉब मिल जाए किसी तरीके से। तो बस उनको प्रेजेंटेशन के बाद फिर हमारा एक रिटन टेस्ट हुआ जो कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप था। वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आइल्स की टेस्ट होते हैं ना, 4 ऑप्शंस होते हैं आपके ऊपर एंड आपको चूज करना होता है। तो जिसका आंसर तो आपको पता है उसको तो आप शायद इंग्लिश में टिक कर ही लोगे, और जिसका नहीं पता तो देन यू कैन डू एनी मीनी माइनर मो एंड देन यू कैन जस्ट टेक मार्क्स। तो आपने भी यही किया? फिर मैंने कुछ आंसर्स में किया, ऑफ कोर्स मैंने ऐसा किया बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, आई वाज नॉट बोर्न ट्रेनर, टुडे आई हैव बिकम अ ट्रेनर। बट उस टाइम पे तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, आई थिंक एवरी स्टूडेंट हैज द सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। कुछ चीजें जब नहीं समझ आती है तो आप कुछ भी कर देते हो, फिर आपको लगता है यार ठीक होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। सो आई डिड द सेम थिंग बट आई मैनेज टू क्लियर इट। और उसके अलावा 3 थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके हमें आंसर्स लिखने थे। आई थिंक द मेन मोटिव ऑफ दैट वाज टू चेक योर ग्रामर एंड ऑफ कोर्स द वे यू एक्सप्लेन योरसेल्फ, सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट हाउ गुड आर यू एट राइटिंग। उसके बाद हाइट एंड वेट चेक हुआ जिसमें एक वॉल पे मार्क था 212 सेंटीमीटर का जो हमें टच करना था स्ट्रेच करके। उसके बाद फिर उन्होंने हम सबको बाहर भेजा और हमें नंबर्स दिए, सभी को नंबर कोडिंग करी। सो आई स्टिल रिमेम्बर मेरा नंबर वहां पे 51 था। और फिर उन्होंने ग्रुप्स के अंदर बुलाया। तो जो ग्रुप डिस्कशन थी वो इस तरीके से थी कि एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, उसी में ही उन्होंने 4 से 5 टेबल्स थे, हर टेबल पे ऑलमोस्ट लाइक 4 से 5 कैंडिडेट्स जो थे बिठाए हुए थे, और इस तरीके से ग्रुप्स के अंदर आपको वो एक्टिविटी करनी थी। और टॉपिक था हमारा अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था या मुझे पता था, मैंने पहले भी सुन रखा था। What really set me apart from the other crowd was, मुझे याद है कि हम जब बोल रहे थे तो एक कोई पर्सन था, कोई मेल था who was talking about a point एंड वो बैठा था बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे जाके राइट हैंड साइड पे, लाइक मेरे से एक्सट्रीम ऑपोजिट कॉर्नर पे।
तो मुझे शायद उसकी शक्ल नजर भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जब आप सर्कल में बैठते हो तो कई बार आपकी बैक होती है दूसरे की तरफ, तो नहीं पता चलता, और इतनी दूर से कोई कैसे देखे। तो मैंने उसके पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया, बट क्योंकि मुझे वो इंसान नजर नहीं आ रहा था, तो आई स्टूड अप एंड देन आई एक्सप्लेन्ड, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि कौन बोल रहा है। तो मैंने उस तरफ देखा और मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की रिस्पेक्टफुली, जैसे हम पॉइंट्स बताती हैं कि ग्रुप डिस्कशन में आपको ध्यान रखना है। तो मैंने वो किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दैट वाज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी समहाउ, क्योंकि दिस इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट इन द क्राउड, and that also shows as a part of team when the other person is not understanding you, or maybe you're not visible to somebody else, it becomes hard to communicate, because at the end of the day you are not on the call, then it's a different scenario altogether. but जब आप सामने होते हो, तो जब आपको कोई दिखता है और बात करता है, तो शायद impression better हो जाता है। तो वो मुझे लगता है अच्छा था। और फिर उसके बाद उस दिन के लिए उतने ही राउंड्स थे, और उसके बाद इतना ही करने में हमें शाम के 7:30 बज गए थे। सो इमेजिन, मैं सुबह 9 बजे की इंटरव्यू के लिए गई और 7:30 बजे। तो कुछ खाया नहीं उसके बीच में आपने? नहीं खाया, वो इंडिगो वाला ही केस था जो मैंने तुम्हें बताया था, बट इस बार एटलीस्ट आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरा इंटरव्यू जो है डे लॉन्ग होने वाला है। अब 7:30 तक होगा ये नहीं पता था, बट मेंटली ये था कि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है और इट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो वो ठीक था। बट इमेजिन माई फादर हु वाज वेटिंग आउटसाइड, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, और वो भी बाहर बस इसी उम्मीद में थे कि पता नहीं मैं कब बाहर निकले हूँ, बिकॉज ये तो हमें नहीं पता था कि इंटरव्यू 7:30 तक चलेगा। हमेशा अपनी बातों में, अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, और जहां भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है ये बताने की कि मेरी सक्सेस स्टोरी के पीछे किसका हाथ है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे फादर का। बिकॉज जो इंसान कुछ कर रहा होता है ना, तो शायद उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको सपोर्ट मिलती है ना अपनी फैमिली की, और जब वो आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके साथ मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, एवरीथिंग कम्स टुगेदर, एंड दैट इज हाउ योर ड्रीम्स बिकम ट्रू इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। तो उनका हार्डवर्क था। मैं तो अंदर जो इंटरव्यू दे रही थी, जो चल ही रहा था एसी के अंदर, वो वही बाहर धूप में या गर्मी में और भूखे प्यासे, क्योंकि हमारे टाइम पे फोन्स ले जाने अलाउड नहीं होते थे इंटरव्यू में। तो मेरे पास कोई फोन नहीं था, और उनको यही कंसर्न थी कि अगर बाहर आएगी तो मुझे ढूंढेगी, तो कैसे पता चलेगा मैं कहाँ हूँ। तो बस इसलिए वो जिस गेट से मैंने एंट्री की थी उसी के बाहर वहीं पे बैठ के, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, आई स्टिल रिमेम्बर, तो वो वहीं पेरेंट्स से बात करके एंड दे वर ट्राइंग एंड फिगरिंग आउट कि क्या चल रहा है और कैसे है। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन जब लाइफ में होता है तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, आई मस्ट से। फिर पेरेंट्स बीच में बोलते हैं कि नहीं नहीं कर पाएगा या कुछ भी, तो जब तक पेरेंट्स आप पे बिलीव नहीं करते ना, तब तक ये आपका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। वो ऐसा होता है शीतल, अगर आप कन्विंसिंग नहीं हो तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हो, या फिर अगर आपके पेरेंट्स ओवर पावरिंग है, कमांडिंग है, तो आपको कंपेल करते हैं वो करने के लिए जो उनको लगता है सही है, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को छोड़ देते हो। बट जहां पेरेंट्स आपके सपनों पे विश्वास करके आपके साथ लग पड़ते हैं, तो मुझे लगता है फिर वो एक टाइम होता है जब आपकी लाइफ में वंडर्स होती है। दिस तो कहते हैं, इसकी जॉब ऑल्सो सीम्स लाइक अ वंडर इन माई लाइफ ओनली, हार्डली एनी प्रिपरेशन, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आके टाइम ही नहीं मिलता था।